नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप? आई होप कि अच्छे ही होंगे। कल हमने हिंदी वर्णमाला को शुरू किया था। वर्णमाला मैंने आपको बता दी थी डिटेल में, और आज इससे आगे करेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इसमें स्वर हो गए और व्यंजन हो गए। स्वर 11 हो गए, अंग अह को मिला करके ये 13 हो गए। अंग अह को अयोग्यवाह कहते हैं, और व्यंजनों को अलग अलग भागों में इनको डिवाइड किया गया है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, अंतस्थ, ऊष्मा, संक व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39 हो गई। और जो ये 25 व्यंजन है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। ओष्ठ प, फ, ब, भ, म तक लेकर के 25 होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। कई बार आ जाता है कि मूर्धन्य जो टवर्ग है वो किसमें आता है, तो स्पर्श व्यंजन में वो आता है। अंतस्थ हो गए य, र, ल और वो अंतस्थ हो गए। ऊष्म स और ह ऊष्म हो गए। और संयुक्त व्यंजन हो गए अक्ष, तर, ज्ञ और श्र। और द्विगुण व्यंजन को कहते हैं ड और ढ, उपक्षिप्त भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ड ढ कौन सा व्यंजन है, तो ये उपक्षिप्त व्यंजन है। और कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। और सबसे ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और ध्वनि जब जो हमारे मुंह से निकलती है वो वर्ण होती है, और जब हम इसको लिख जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, अक्षर हो जाती है। और परंतु उच्चारण के आधार पर हिंदी में 45 वर्ण होते हैं। कई बार जब क्वेश्चन आता है तो उसमें 45 52 नहीं, बल्कि 45 ऑप्शन में दिया जाता है, तो आपको 45 लिखना है। और अगर 52 लिखा होगा तो 52 ही लिखना है। तो अरबी से फारसी से आए हुए शब्द जिनके नीचे बिंदी लगी होती है वो अरबी फारसी से आए हुए हैं। और आ के ऊपर वो अर्धचंद्राकार लिखा हो तो वो अंग्रेजी से आया हुआ है। और संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वरों में अ और ई को मिला करके ए, आ और बड़ी ई को मिला करके आई, अ और ऊ को मिला करके ओ, आ और बड़ा ऊ को मिला करके औ होता है। और संयुक्त व्यंजन में क, स और छ को मिलाएंगे अक्ष, त और प्लस र, त्र, ज्ञ प्लस यं, ज्ञ, स प्लस र, स्र हो जाएगा। अब इससे आगे आज हम आपको बताएंगे। वर्णमाला में 52 वर्ण हुए। स्वर परंपरागत जो स्वर हैं वो 13 हुए, वैसे वो 11 हुए। 13 मैंने आपको बताया हुआ है। 11 अंग अह को वैसे स्वरों में नहीं गिना जाता है, वो अलग से मात्राएं होती हैं। लेकिन कई बार ऑप्शन में 13 होता है तो आपको 13 सही करना है। अगर 11 पूछा गया तो 11 ही सही करना है। व्यंजनों के 39, लेखन के आधार पर 52 वर्ण हो गए। उच्चारण के आधार पर 45 हो गए। ऑप्शन में अगर 52 आया होगा तो 52 लिखना है, और 52 ना आया हो और 45 आया हो तो 45 ही लिखना है। 10 स्वर हो गए। 10 स्वर, कई बार 10 लिखा होता है, 11 नहीं लिखा होता है। री को कहीं पेपरों में री को नहीं गिना जाता है, तो पेपर में 10 आया रहता तो 10 भी सही है। री अंग अह को हटा लिया जाए तो स्वर 10 हो गए। और 35 व्यंजनों में 4 संयुक्त अक्षर हो गए। 2 द्विगुण व्यंजन को हटा लिया जाए तो वो 35 हो जाते हैं। कुल मिलाकर के तब बने वो 45। लेकिन अगर 52 लिखा होगा तो 52, और नहीं हुआ अगर 45 लिखा हो तो आपने 45 ही सही करना है। अब स्वर परंपरागत 13 हो गए, 10 हो गए। और 13 कौन कौन से हुए? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, 10 हो गए। 2 4 6 8 10। और री 11, अंग अ, कुल मिलाकर के 13। अ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। अ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। कई क्वेश्चनों में पूछा जाता है तो अ को शहीद वर्ण किसे कहा जाता है, तो अ को क्यों कहा जाता है कि अ का प्रयोग हर एक व्यंजन के साथ किया जाता है, इसलिए अ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। कई क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर को वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से जो वर्ण बोले जाते हैं, मतलब उनके साथ किसी और का उच्चारण नहीं किया जाता है, तो वो स्वर कहलाते हैं। इसकी स्वरों की ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहे जाते हैं, कहलाते हैं। स्वर की ये परिभाषा है। स्वरों का अब वर्गीकरण। स्वरों को हम कितने भागों में बांटेंगे, तो स्वरों का अलग अलग रूप से वर्गीकरण किया गया है। मूल तो ये 3 ही दिखाई देते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन से हुए? 3 हो गए। आप इसको नोट करते रहो। ह्रस्व स्वर हो गया, इन ह्रस्व स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में, जब हम बोलते हैं, इनके उच्चारण करते हैं, इनका बोलने में, इनके प्रयोग में कम समय लगता है, तो उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कम समय लगता है। जैसे अ, ई, ऊ, इसको छोटी ई भी कहते हैं, छोटा ऊ भी इसको कई बार कहा जाता है। और री, ये है 4 ह्रस्व स्वर है 4। इनको बोलने में, जैसे अ, ई, ऊ और री, इनको बोलने में कम समय लगता है, इसको ह्रस्व स्वर। दीर्घ का नाम से स्पष्ट हो रहा है। दीर्घ माने लंबा समय जिसको बोलने में लगता है, इससे ज्यादा समय लगता है तो वो हो जाएगा दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में लंबा समय लगता हो, थोड़ा मतलब ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा समय लगता हो, वो हो जाएंगे दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जिसको बोलने में कम समय लगता है तो ह्रस्व स्वर, जिनको बोलने में थोड़ा ज्यादा
समय लगता है तो वो दीर्घ स्वर। जैसे ओ तो कम समय लग रहा है, आ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। आ ई उ ए आई ओ औ ये हो गए 7, गिन करके ऊपर के 4 हो गए और ये दीर्घ स्वर हो गए 7। इनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, आप उच्चारण करके देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा। और इसको बोलने में फिर इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। अब जो आ जो अंग्रेजी का जैसे ऑस्कर जैसे कई बार लिखते हैं हम, तो उसकी मात्रा भी किसमें आती है? दीर्घ स्वर में। अंग अह को अयोग्यवाह कहते हैं। अब है प्लुप्त, तीसरा है प्लुप्त स्वर। अब प्लुप्त क्या हुआ? जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। एक तो ह्रस्व स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर के बोलने में कम समय लगता है, ओ ई उ और री। और दीर्घ स्वर हो गया आ ई ओ औ ए आई, तो इनके बोलने में ज्यादा समय। लेकिन दीर्घ से भी ज्यादा समय जिसके बोलने में लगा तो उसको बोलते हैं प्लुप्त स्वर। जैसे नाटक के संवादों में राम श्याम, तो राम वो क्या हो गया? नाटक के संवादों में जो बोले जाते हैं तो प्लुप्त स्वर होते हैं। और कई बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है? तो ओम क्या है? प्लुप्त स्वर है। ओम क्या है? प्लुप्त स्वर है। अब है अन्य वर्गीकरण। जैसे अब ये 3 तो मुख्य हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब है अन्य वर्गीकरण। अन्य में क्या हो जाएगा आपका? जीव के आधार पर। अब जीव के आधार पर हम जीव का प्रयोग बोलने में जीव का जो प्रयोग करते हैं उसके आधार पर। अब पहला होता है अग्र स्वर। अग्र स्वर मतलब अग्र माने आगे, आगे जो जीव के अग्र भाग में बोला जाता है उसको कहते हैं अग्र स्वर। तो कैसे बोलते हैं? ई ए आई, इनका प्रयोग जीव के सबसे आगे के भाग में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अग्र स्वर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, प्लुप्त स्वर, तो आपको ऑप्शन होगा अग्र स्वर। इस यहाँ पे प्लुप्त नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? अग्र स्वर। वैसे इस प्रकार से कई बार आते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑप्शन में आ जाएगा अग्र स्वर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अग्र। और फिर हो जाएगा मध्य स्वर। दूसरा है मध्य स्वर। जीव के मध्य भाग में जिसका प्रयोग किया जाता है, मध्य में बीच, जीव के बीच के भाग में जिसका प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं मध्य स्वर। इसमें आता है ओ का प्रयोग मध्य में। अगला होता है पश्च स्वर। जिनके उच्चारण में जीव के पश्च माने अंतिम भाग का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है उसको बोलते हैं पश्च स्वर। जैसे आ उ ओ औ और आ, इसके पश्च स्वर। अब अगला है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। विवृत स्वर। उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता हो। विवृत स्वर होता है कि जिसके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, मतलब जब हम बोलते हैं जिसका उच्चारण करते हैं तो मुंह पूरा खुल जाता है तो उसको बोलते हैं विवृत स्वर। जैसे आ तो उसको बोलते हैं विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। मुख द्वार आधा खुलता हो, ओ ए ओ औ, मतलब मुंह अगर हम बोले और उच्चारण करें उसका तो मुंह थोड़ा सा खुला तो उसको बोलते हैं अर्ध विवृत। और संवर्त स्वर कहते हैं उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, ई उ। तो इस प्रकार से सभी स्वर, जैसे सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना है कि स्वर आप आगे सघोष अघोष में अच्छे से आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी याद रखना है कि सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर व उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। जो अनुस्वार और विसर्ग आता है, अंग और की जो मात्रा आती है वो लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। ओ आ ई निरुनासिक, ये अनुनासिक और निरुनासिक भी कई बार पूछा जाता है। ओ आ ई अनुनासिक स्वर होते हैं। अब मैंने स्वरों का वर्गीकरण, स्वर कितने होते हैं, किस प्रकार से वर्गीकरण होता है, ये आपको डिटेल में बता दिया है। इसके आगे आप व्यंजन होगा, व्यंजन को अगले वीडियो में देखना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। और नमस्कार दोस्तों।